साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है उद्यानिकी में समसामयिक कार्य एवं उत्पादक संगठन कैसे कार्य करता है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं श्री महेंद्र मोहन भट्ट जी। आप संयुक्त संचालक उद्यान पचमढ़ी से हैं। और हमारे साथ हैं शुभेंदु द्विवेदी जी। आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में पदस्थ हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, जैसा इस समय पर आप जानते हैं कि पहले कहीं ना कहीं किसान केवल समय के साथ होने वाली फसलों पर, जहां पर रबी की फसल, खरीफ की फसल पर निर्भर रहता था। हमारा आज भी जो 70% भाग है वो वर्षा पर आधारित फसलों पर केंद्रित है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं एक आमदनी पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती थी। और आज की वर्तमान परिवेश में जहाँ किसान तकनीक की सहायता लेते हुए और उद्यानिकी में भी प्रवेश कर रहा है, फलों सब्जियों की खेती कर रहा है, केवल रबी खरीफ की फसलों पर आधारित नहीं रह गया है, जिससे आमदनी भी बढ़ी है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। ऐसे ही इस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु में समसामयिक कार्य उद्यानिकी में कौन कौन से हैं, किसानों को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उसके विषय में आप हमें बताएं। उद्यानिकी का जो संबंध है बारिश और उद्यानिकी के, सबसे पहले किसान भाई ने तैयारी कर रखी है, गड्ढे खोद रखे हैं, तो अभी पौधरोपण का बहुत ही उपयुक्त समय है जी। अभी किसान यदि अपने खेत पे प्लानिंग करे कि हम 1 हेक्टेयर आधा हेक्टेयर में कुछ ज़मीन में पौधों को लगा दें, तो ये उचित समय है कि हम अच्छी जगह से पौधे लेके आएँ, अच्छी नर्सरियों से लाएं। खास करके मैं तो कहूँगा कि मेरे पचमढ़ी में जो क्लाइमेट है, जो पौधे हम तैयार करते हैं, बहुत ही स्वस्थ पौधे रहते हैं। और वहाँ से पचमढ़ी से आप आम के पौधे, लीची के पौधे, अमरूद के पौधे, नींबू के पौधे, कटहल के पौधे, जो भी पौधा आप लेना चाहें, तो मटकुली है पचमढ़ी और या शासकीय नर्सरी से जहाँ भी लाओ, लेके आओ और पौधारोपण की कार्रवाई अभी करना चाहिए। इसके अलावा भी देखते हैं अपन कि बारिश में सब्जियों की खेती हो रही है, तो सब्जियों में जल भराव नहीं होना चाहिए। बारिश के ऋतु में जल का उचित निकास होना चाहिए। और अभी जो उच्च तकनीक हो गई है हॉर्टिकल्चर में, किसान जो है ज़्यादा लाभ मुनाफा कमाता है, तो उसमें वो जो खरपतवार वगैरह न हो उसके लिए वो मल्चिंग लगाता है। मल्चिंग की प्लास्टिक की पन्नी लगा देता है और साथ में जो है ड्रिप लगाता है, क्योंकि सिंचाई में ड्रिप में पानी के साथ साथ वो उसमें दवाई भी डाल देता है, उसमें अपना खाद उर्वरक भी दे सकता है और अच्छी ग्रोथ होती है। जो वो सामान्य बिना ड्रिप के खेती करता है और ड्रिप के खेती करेगा, तो उसका उत्पादन जो है 1.5 गुना अधिक होता है और एक जैसा होता है, उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो किसान को अब वो समय आ गया है कि हम तकनीक से काम करें, अच्छी तकनीक का काम करें कि समसामयिक, तो जिससे कि मेहनत भी कम लगे, हमारी खरपतवार का नींदानाशक भी, दवाई भी नहीं डालना पड़े, नींदा उगे ही नहीं क्योंकि हमने मल्चिंग डाल दी उसके अंदर। तो हमारी हॉर्टिकल्चर जो है अच्छी नस्ल के पौधे लाएं, है ना, अच्छी तरीके से लगाएं, उसको रख रखाव करें। उसकी जो फालतू की जो सूखी शाखाएं हैं या फालतू की जो अनवांटेड ग्रोथ होती है कि नीचे से कल्ले फूट जाते हैं, बारिश के ऋतु में बहुत सारे कल्ले फूट गए, तो उनको कल्ले को काट छाट करते रहना है। जमीन से 3 फीट तक कुछ भी बढ़ने नहीं देना है, उसके ऊपर पौधा बढ़े और उसमें खरपतवार का भी हम निंदाई गुड़ाई करें। और ये बारिश के ऋतु में ये किसान को करने के ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, कितनी सरलता से सर ने यहाँ पर बताया है कि किन बातों का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। अभी जो मौसम चल रहा है, इसमें आप फलों के पौधों को अच्छी नर्सरी से अच्छी नस्ल के पौधे लाकर आप उन्हें लगाइए और उनको वो बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। और जैसा सर ने बताया कि जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं वर्षा ऋतु में, वो खासकर यह ध्यान रखें कि पानी ना भरे आपके खेत में, और खरपतवार जो हो जाते हैं उनको आप समय पर हटा दें, जिससे आपकी सब्जी के जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होगी। आपकी सब्जी बहुत अच्छी, उसका उत्पादन होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। शुभेंदु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां हम बात करते हैं FFPO की, तो यह क्या है और किस प्रकार से यह कार्य करता है और कैसे हमारे कृषक भाई इससे जुड़ सकते हैं, उसके विषय में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल। तो सर्वप्रथम जो उत्पादक संगठन है, ये FFPO जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से आया था, जिसमें देश में टोटल 10,000 FPOs बनने थे जी। तो हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट जो केंद्र सरकार का है, उसमें एक सबसे महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना,
जिसमें लगभग 20,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा। अभी हालिया उसको बढ़ाकर 6,000 करोड़ और कर दिया गया, जिस स्कीम का नाम है समृद्धि योजना। बहुत बढ़िया। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हमारे देश में मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन बनने थे। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी सहकारी समिति जो जिलेवार और ब्लॉक स्तर में गठित की गई थी, जी उसको उत्पादक संगठन के रूप में गठित करना। जी सहकारी समिति सिर्फ सहकारिता से चल रही थी कि 10 लोग जुड़कर काम कर रहे हैं और सहकारी, बट उनको कैसे वो बिजनेस कर पाए, राइट। उसके लिए उनको एलिजिबल बनाना, उनको मार्केट देना, इस एम के थ्रू ये उत्पादक संगठन का गठन किया गया। बहुत बढ़िया। एक उत्पादक संगठन बनाने में सरकार लगभग 33 लाख रुपए खर्च करती है, जी और देश में ऐसे 10,000 उत्पादक संगठन बनने थे। जी तो मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन में ऐसे किसान जुड़ सकते हैं जो एक ही कृषि प्रणाली से जुड़े हों, जैसे मछली पालन कर रहे हों, मछली का दाना बेच रहे हों, बीज बेच रहे हों, जी या मछली ले जाकर बाजार में बेच रहे हों, जी वो सभी उत्पादक संगठन के सदस्य बन सकते हैं। जी उत्पादक संगठन मुख्यतः 2 तरीके से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। पहला होता है कोऑपरेटिव एक्ट में, जो कि आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। दूसरा होता है कंपनी एक्ट में, जो कि एमसीए के थ्रू हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं। जी उत्पादक संगठन बनाने के साथ साथ आपको उसमें सरकार जो है एलोकेशन करती है, आपको फंड देती है। इसमें कई सारी हमारी क्रियान्वयन एजेंसी है, जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एसएफएसी, नाबार्ड, नाफेड, जो उत्पादक संगठन बनाने का कार्य कर रही है। जी इसमें इनको शुरू में एक मैनेजमेंट ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाता है, और दूसरा होता है इक्विटी ग्रांट, जिसको वो अपने धंधे में इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे अपना रोजगार है, लोगों को जोड़कर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कल्चर बढ़ा सकते हैं, और नई नई तकनीकी जो हमारी मछली पालन से जुड़ी हुई हैं, तो उसका उसमें कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है, इसके लिए ये योजना बनाई गई थी। और आने वाले समय पे ये योजना और बड़ी होने वाली है। और पहले ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता था, जब अब सहकारिता मंत्री, जिसके हमारे मंत्री अमित शाह जी हैं, तो ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने लगा है, और इसमें जितनी भी फंडिंग है वो सब सहकारिता मंत्रालय ही करता है। जी बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा ये भी एक ऑप्शन है, कितनी अच्छा ये भी एक रास्ता है कि जहाँ पर आप चल सकते हैं, और अपने साथ साथ जहाँ हम बात कर रहे थे कृषि की, जहाँ हमने बात की उद्यानिकी की, वहीं देखिए मछली पालन से किस प्रकार से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है और कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। शुभेंदु जी, हम और जानना चाहेंगे कि कैसे हमारा युवा साथी जो है, अगर वो इसमें जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या किस प्रकार से वो इसमें आगे बढ़ सकता है, या उसके लिए कोई ट्रेनिंग उसे दी जाती है, या कैसे वो इसमें अपना कार्य कर सकता है? बिल्कुल, जो उत्पादक संगठन है उसका एलोकेशन केंद्र सरकार ही करती है कि किस जिले में, किस ब्लॉक में उत्पादक संगठन का गठन होना है जी। और देश में अभी जितने भी उत्पादक संगठन बनने थे उनका एलोकेशन हो चुका है जी। जो हमारे नए मतलब एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी हमारे युवा हैं, तो वो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के आइडिया लाकर जो फिशरीज में कर सकते हैं। अभी करेंटली हमारे सबसे ज़्यादा फिशरीज में वैल्यू एडिशन का चल रहा है। क्या है कि लोग मछली उत्पादन तो हो रहा है, पर आप चिकन जैसे और भी मीट पर खाना पसंद कर रहे हैं, पर मछली खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हम उस तरीके से बन के नहीं मिलता। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाइजीन, कि उस हाइजीन कंडीशन की मछली हमको नहीं मिल पाती है। तो कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन करें, उसके पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, मोमोज बनाएं, अचार बनाएं, जिसके माध्यम से खाने वालों का रुचि बढ़े और वो लोग उसको कंजम्पशन करें। क्योंकि मछली एक ऐसा प्रोटीन का सोर्स है जिसमें सारे ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है। बहुत अन्य प्रकार की मछलियां आती हैं, तो आप कुछ ऐसी करें। दूसरा, हमारे पास सबसे बड़ा उपाय है रंगीन मछलियों का। अभी हालिया भोपाल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसका मीडियम स्केल ऑर्नामेंटल फिश रेयरिंग यूनिट का है, लगभग 12 लाख का प्रोजेक्ट है वो। बहुत बढ़िया। तो उसके माध्यम से युवा ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स को लाकर अपना खुद का स्वरोजगार करके 2 लोग को रोजगार दे भी सकते हैं। उत्पादक संगठन बनाने का ये भी उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। और जैसे लखपति दीदी का प्रोग्राम था, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी एसएसजीज होती हैं, अभी मेरे अंडर में 30 एसएसजी काम कर रहे हैं भोपाल जिले में। तो उसमें हम छोटे छोटे बायोफ्लॉक टैंक, एक टेक्नोलॉजी है, बायोफ्लॉक कल्चर है, उसमें यदि हमारे पास घर में 30 महिलाएं, 30 हमारे पास एसएसजी हैं, तो उसमें 5-5 महिलाएं, यदि उनके आंगन में हम एक बायोफ्लॉक टैंक लगा दें लगभग 20,000 लीटर का, तो यदि उसमें हम 5 से 6,000 मछली भी पालन कर रहे हैं, तो एक अच्छा आय का स्रोत उनके लिए बन जाएगा। तो मतलब कुछ भी उनको नहीं करना है, सिर्फ टैंक में मछली खाना डालना है और उसको सिर्फ देखना है, तो वो अपने आंगन में ही वो कार्य कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो महिलाओं को भी जोड़ते हैं, युवाओं को भी जोड़ते हैं, जिसमें एक अच्छा इनकम का जरिया बनता है। बिल्कुल। अब आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देखिए कितने अच्छे उपाय यहाँ पर शुभेंदु जी ने हमें बताए कि किस प्रकार से एक पूरा परिवार ही अगर इससे जुड़ जाए तो किस तरीके से जल्दी वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ के रूप में श्री महेंद्र मोहन भट्ट जी। आप संयुक्त संचालक उद्यान पचमढ़ी से हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभेंदु द्विवेदी जी। आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में पदस्थ हैं। शुभेंदु जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी दिल्ली में कुछ समय पहले एक FFPO का कार्यक्रम हुआ जहां पर कई युवाओं को बुलाया गया। उस कार्यक्रम के उद्देश्य के विषय में हमें बताएं और कैसे वह प्रेरणादायी रहा अन्य युवाओं के लिए, उसके विषय में हमें बात साझा करें। बेसिकली ये जो प्रोग्राम था वो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और SFAC के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय ने आयोजित कराया था, जिसमें देश के सभी जगहों से जो सहकारी समितियां थी, उत्पादक संगठन थे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, इनको वहां बुलाया गया था। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको भी बुलाया गया था, उनको सम्मानित करने, उनके सुझाव जानने के लिए कि आगे हम इसमें और क्या कर सकते हैं, क्या नीतियों में बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ नीतियों में बदलाव भी किए गए हैं अभी, तो उनके माध्यम से इसमें बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिसके माध्यम से जैसे युवा थे जो इसके उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़कर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो उनको वहाँ सम्मानित किया गया था। साथ में पैक्स जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको उत्पादक संगठन बनाने की जो क्रेडिट थी वो दी जा रही थी। पेट्रोल पंप खोलने का, जेनेरिक दवाएं औषधालय खोलने के लिए पैक्स को उसमें आवंटित करने के लिए उसमें योजना का क्रियान्वयन किया गया था। जी, बहुत बढ़िया। वाकई देखिए कि जब हमारे पास अगर ज्ञान होता है तो कितने रास्ते खुल जाते हैं और कितने काम आप आगे बढ़कर कर सकते हैं। बट सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जहां हम उद्यानिकी की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कृषक भाई बहनों को अच्छे नस्ल के पौधे या कहूँ मैं बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो कैसे वह सही चुनाव करें या अपनी मिट्टी का परीक्षण वो सही करें कि वो जो पौधे लाए हैं वह उनके खेत में होंगे या नहीं होंगे और वह उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं, इसके विषय में हमें राह दिखाएं। जैसा आपने बताया है कि सफल होना किसान को, मिट्टी तो वो उसके हाथ में है जी। मिट्टी में वो गोबर की खाद मिला दे, केचुए की खाद मिला ले, नीम की खली मिला ले, तो मिट्टी का टेक्सचर, जो स्ट्रक्चर, संरचना वो सुधार सकता है। किसान चाहे तो मिट्टी को भुरभुरी बना सकता है, उपजाऊ बना सकता है, उसको चेंज कर सकता है। और वो पौधा कहाँ से लाए और पौधा कहाँ से ला के लगाए, और पौधे को पालना मतलब जैसे बच्चों को पालना है ना। जैसे हम बिल्कुल केयर करेंगे, छोटे नर्सरी में से स्टेज से पौधा लाए और उसको, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे बड़े करने में जितना आनंद नहीं आता है उसका पुण्य पौधे बड़े करने में उससे ज्यादा मिलता है। यदि पौधा अपन ने बड़ा कर दिया, क्योंकि वो कई लोग उसके फल खाते हैं, कई शुद्ध हवा देते हैं, कई रूप में फायदा पहुंचाते हैं। तो हमें उचित जो पौधा है अच्छी जगह से लाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। सर, जैसे कहा गया है कि किसी विद्वान को अगर 10 मिनट सुन ले तो एक पुस्तक पढ़ने के बराबर होता है, लेकिन इतनी देर आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग गया है कि शायद हमारे दर्शकों को पूरी एक लाइब्रेरी ही मिल गई है। कि जो बात आपने कही, वाकई हृदय को आनंदित कर दिया आपने, कि जिस प्रकार से माता पिता एक बच्चे का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसमें जो पुण्य मिलता है वो अपनी जगह, लेकिन जब आप एक पौधा लगाते हैं और उसका वैसे ही आप पालन पोषण करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जैसा
सर ने कहा कि वह आने वाली कई पीढ़ियों तक वह फ़ायदा देता रहता है, जहाँ शुद्ध हवा मिलती है, जहाँ फल मिलते हैं, छाया मिलती है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पर कितनी ज़्यादा बात हो रही है पेड़ों को लगाने की। तो बहुत ही अच्छा संदेश सर ने यहाँ हम सबको दिया है और वाकई हमें इसका पालन करना है। बट साहब, हम चलते चलते अब आपसे जानना चाहेंगे कि उद्यानिकी के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हमारे कृषक भाइयों को, खासकर हमारे युवा कृषकों को दें, तो जिससे वह प्रोत्साहित होकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और लाभ कमा सकें। ये जो किसानों को, युवाओं को मैं यही सुझाव या किसानों को दूंगा कि वो छोटा सा ही हॉर्टिकल्चर का अपना कोई चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे आप अच्छी सब्जियां बाजार से या किसान से खरीद के युवा यदि बेचने निकल पड़े, सुबह ठेले पे निकल पड़े और वो बेचे तो शाम तक 500-1000 रुपये कमा लेता है। तो बेरोजगार है ऐसा कहने की जरूरत नहीं, मार्केट से, मंडी से सब्जी लाए और वो घरों तक पहुंचाएं, तो वो एक रोजगार का एक बहुत अच्छा, शर्म नहीं करना है कि हम सब्जी बेचने वाला बन गया हूं। नहीं भाई, वो तो हर किचन में सब्जी की आवश्यकता होती है। और दूसरा ये है कि आजकल जो सब्जियां जो है केमिकल वाली, किसान ऐसे भी है कि जैविक सब्जियां पैदा कर रहे हैं, है ना। उसमें वो कोई भी यूरिया, डीएपी, पोटास न डाल के गोबर की खाद और उसका जो टेस्ट है, उसका स्वाद है, उसका चमक है, तो ये युवाओं को देखना चाहिए कि मैं जैविक सब्जी को मार्केट पे ले जाऊं, जन जन तक ले जाऊं, तो किसानों को भी समझाऊं कि भाई ये रासायनिक टमाटर उगाने से सस्ता बिकता है, जबकि जैविक टमाटर महंगा बिकेगा, जैविक सब्जियां महंगी बिकेगी। तो इस दिशा में जो युवा हैं कि वो अपना रोजगार खड़ा हो, उसको ये देखे कि मैं सब्जी बेच के या सब्जी के जो फल बेच के या इस प्रकार से मैं घर घर में जाके, क्योंकि आजकल जो है माली की ट्रेनिंग होती है, माली या खुद उगा के बेचे या खरीद के बेचे, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वाकई जिस वस्तु का गुण ऊपर होगा उसका भाव अपने आप ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप गुण पर विशेष ध्यान रखें। सर ने जैसा कहा कि आपको शर्माना नहीं है, आप घरों तक पहुंचाएं जिससे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। शुभेंदु जी, चलते चलते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वह क्षेत्र में और कैसे वह अपने करियर को संवार सकते हैं, इसके विषय में कुछ संक्षेप में आप बताएं। बिल्कुल, मुख्यतः जो हमारी केंद्र सरकार है, शासन है, वो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, पर हम योजना तक पहुंच नहीं पाते हैं, या हमारे पास पहुंचने का साधन क्या है, कैसे जाना है, ये नहीं पता होता है। तो आप हमारे जो भी केंद्र सरकार के बहुत सारे आरओ होते हैं, एनएफडीबी हैं, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोजेक्ट तक वो बनवाएंगे। बहुत समय समय पर ट्रेनिंग्स देते हैं, बहुत सारे शासन की जगह हैं जहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं कि आप वहाँ ट्रेनिंग लेकर एंटरप्रेन्योर से, जैसे सर ने बोला ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इस समय, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग जो है आफ्टर कोविड, जो कोरोना के बाद सबसे बड़ा हमारे इंडिया में हुआ कि ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है। तो ऑर्गेनिक फिश एक ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाले समय पे होने वाला है जिसमें युवा अपना करियर बना सकते हैं कि ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग के थ्रू हम अच्छा धंधा कर सके। वैल्यू एडिशन, यदि आलू ही रह जाता है, यदि समोसा नहीं बनता तो उसका भाव नहीं बढ़ता। तो यदि मछली से कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं तो आप उसके वैल्यूएशन करके भी आप मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। वाकई बहुत सटीक उदाहरण है, कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आलू ही बेचते रहेंगे तो शायद वो लाभ ना मिले, लेकिन अगर आलू के प्रोडक्ट अगर आपने बना दिए तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। सर, आज आपने इतनी अच्छी, भट्ट साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी है कि जैसा मैंने कहा था, एक पूरा पुस्तकालय आपने ज्ञान का उनके समक्ष खोल दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेंदु जी, आपने भी एक नई राह दिखाई हमारे युवा कृषकों को, और वह कृषक भाई बहन जो पहले से खेती कर रहे थे लेकिन मछली पालन का शायद सही ज्ञान नहीं था, लेकिन आज आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छी व्याख्या करी जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा और यकीनन उन्हें लाभ मिलेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो गया है खबरें खेती का, तो देखते हैं हम खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बजट में किसानों की समृद्धि पर जोर, खरीफ फसल बीमा, कृषि वेब पोर्टल शुरू, किसानों से अनुबंध करेंगे कॉलेज और श्री अन्न अनुदान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट में किसानों के हित में अनेक प्रावधान किए हैं। बजट में मुख्य रूप से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। बजट में अटल कृषि योजना के लिए 10 हॉर्स पावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बजट में प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, अर्थात अब प्राकृतिक खेती को
और भी विस्तारित किया जाएगा। प्रदेश में श्री अन्न उत्पादन क्षमता देश में सर्वाधिक है, इसलिए डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। इसी प्रकार दलहन अंतर्गत चना अनुसंधान केंद्र मालवा में और सरसों अनुसंधान केंद्र चंबल में खोला जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 13,596 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान योजना में 208 करोड़ रुपए का प्रावधान, समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों पर बोनस के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने बजट में पौधशाला उद्यान के लिए 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा भी सरकार द्वारा बजट में किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यह बीमा किया जाएगा। बीमा करने के लिए प्रदेश में जिलों को 11 क्लस्टर में बांटा गया है। जिन किसानों ने कोई ऋण नहीं लिया है वे फसलों का बीमा बैंक या लोक सेवा केंद्र अथवा निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा करवा सकते हैं। वहीं ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने अब तहसील स्तरीय इकाई को बीमा इकाई 1 एवं पटवारी हल्का इकाई को बीमा इकाई 2 नाम दिया है। जिला स्तर इकाई पहले की तरह रहेगी। बीमित फसलों में जिला स्तर पर उड़द और मूंग, बीमा इकाई 1 स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल और कपास तथा बीमा इकाई 2 स्तर पर धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा व अरहर शामिल हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों को जल्दी निपटाने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेरों उपाय कर रही है। कृषि अवसंरचना कोष पीएम मोदी द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया था ताकि फसलों के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा सके और किसानों के नुकसान को कम भी किया जा सके। श्री चौहान ने कहा कि इस पोर्टल से कामकाज में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी और भ्रष्ट तरीकों पर रोक लगेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के अनुभव साझा करने वाले नए पोर्टल से किसान समुदाय एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कृषि कथा भी लॉन्च की। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के अनुभव साझा करने वाले नए पोर्टल से किसान समुदाय एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकेंगे, जो भारतीय किसानों की आवाज को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने वाली ब्लॉग साइट है, जो देश भर के किसानों के अनुभवों, अंतर्दृष्टियों और सफलता की कहानियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के 4 सरकारी और 18 स्वायत्त शासी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम शुरू होगा। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज अपने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से अनुबंध करेंगे और उनके खेतों में विद्यार्थी प्रैक्टिकल भी करेंगे। किसान विद्यार्थियों को खेतों में जमीन, बीज, बोनी, कटाई, उपचार जैसी विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। देश में श्री अन्न यानी मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोदो उत्पादक किसान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्रति क्विंटल पर अतिरिक्त 1000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में चल रही रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान राशि वितरित की जाएगी। पिछले दिनों बालाघाट में आयोजित श्री अन्न महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा की। इस अवसर पर श्री यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष कोदो को 4290 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों एवं मिलेट मिशन से श्री अन्न फसलों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो दर्शकों, इस प्रकार से अगर आप अपनी राह को सही ज्ञान के साथ चुनेंगे तो कभी नुकसान आपको नहीं होगा और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे और भी कार्यक्रमों में आपके साथ ऐसी ही जानकारी लेकर हम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।